नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यानी कोड नंबर 2005 की तैयारी करनी है। काफ़ी समय के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं वापस, और अब उम्मीद है कि रोज़ाना कम से कम एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। जैसा कि आपको पता ही है कि आपके सेकंड सेमेस्टर में मैकेनिक्स की दो अच्छी पुस्तकें मार्केट में हैं। एक तो ये ऋषभ की है, ऋषभ प्रकाशन की है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, और जिसके जो लेखक है सुरेश जी राठी, डॉक्टर देवकरण सिंह जी रेवाड़ और शालू जी गोयल है। इसको मैं हमेशा नाम दिया करूँगा बुक 1, ध्यान दीजिएगा, इसको कहा करूँगा बुक 1। और दूसरी किताब ये भी बहुत शानदार है, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नाम से है, डॉक्टर वाई.वी. माथुर साहब हैं और अंकुर जी गोस्वामी हैं और सुनील तिवारी हैं। और इसके भी प्रश्न मैं लूँगा। मेरा जो तरीका होगा पढ़ाने का, प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का, वो किसी एक किताब का कोई सवाल लेकर और उसके जैसे जो और सवाल बन सकते हैं दोनों किताबों के, वो मैं मार्क कर दिया करूँगा। जैसे आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। आज जैसे संगामी बलों की साम्यावस्था। देखिए, मैं लिखूंगा हिंदी में और जब बोलूंगा तो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलूंगा, ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको समझ में आ जाए। लिखना हिंदी इंग्लिश दोनों में संभव नहीं होगा, समय बहुत ख़राब होता है। तो संगामी बलों की साम्यावस्था को कहते हैं इंग्लिश में इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेज, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेज। फिर हम पढ़ेंगे आज आघूर्ण यानी कि मोमेंट। फिर पढ़ेंगे असंगामी बलों की साम्यावस्था यानी कि इक्विलिब्रियम ऑफ नॉन कॉन्करेंट फोर्सेज। फिर हम आज पढ़ेंगे धरणों में आधार प्रतिक्रियाएं, धरणों में आधार प्रतिक्रियाएं, सपोर्ट रिएक्शंस इन बीम्स। ये 4 बातें आज इस वीडियो में देखेंगे और काफ़ी एग्जाम्पल और क्वेश्चन हम कवर करेंगे दोनों किताबों के। और 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 पेज 68 और क्वेश्चन नंबर 17 पेज 68। ये बुक 1 के हैं, दोनों अनसॉल्व क्वेश्चन हैं, इनको मैं सॉल्व करूंगा। और इनके जैसे जो और क्वेश्चन बन सकते हैं बुक 1 2 में, सब मैंने लिख दिए हैं। आशा करता हूँ ये आप लोग करेंगे, और कोई भी दिक्कत आएगी तो मुझसे अपने ग्रुप के अंदर पूछेंगे, अपने एडमिन के माध्यम से। मुझे कभी भी पर्सनल मोबाइल नंबर पर मैसेज नहीं करेंगे। देखिएगा, ये एग्जाम्पल 13 पेज 59, एग्जाम्पल 14 पेज 60, एग्जाम्पल 15 पेज 61, एग्जाम्पल 16 पेज 62, ये मैं करूँगा सॉल्व। फिर क्वेश्चन 15 पेज 68। ये तो है सारे बुक 1 के। बुक 2 के देखिए एग्जाम्पल 6 पेज 60, एग्जाम्पल 7 पेज 61, एग्जाम्पल 8 पेज 62, एग्जाम्पल 9 पेज 63, एग्जाम्पल 10 पेज 64, एग्जाम्पल 11 पेज 65, एग्जाम्पल 12 पेज 66, एग्जाम्पल 13 पेज 66, क्वेश्चन 16 पेज 78 और क्वेश्चन 17 पेज 79। ये सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, आप नोट कीजिएगा। ये जो आज मैं पढ़ाऊँगा, जो कुछ भी इस वीडियो में, उसके बेस पे हो जाने चाहिए। कुछ कठिन है जो मैंने मार्क कर रखे थे कि 11 कर रखा है, एग्जाम्पल 15 जैसे, एग्जाम्पल 16 मैंने, और इधर देखिए एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9, मैंने कुछ गहरी लाइन कर रखी ना। तो ये कुछ कठिन प्रश्न है, लेकिन चूँकि सॉल्व है तो शायद आप समझ लो। फिर भी कोई भी अगर चीज़ समझ में नहीं आती है, आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे और मैं उसको सॉल्व करके नया वीडियो बना दूँगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहले है संगामी बलों की साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। देखिए, हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर किसी पॉइंट पर कुछ बल कार्य करते हैं, 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं, मैंने मान लीजिए इधर 5 बता दिए, और ये मान लीजिए P1 है, ये मान लीजिए P2 है, ये मान लीजिए P3 है, ये मान लीजिए P4 है, ये मान लीजिए P5 है। मैंने इस बारे में एक वीडियो बनाया था। अगर ये सभी फोर्सेस साम्यावस्था में है, इसका मतलब इनका परिणामी 0 है, इनका रिजल्टेंट 0 है। अच्छा, आप जानते हैं ना कि जो रिजल्टेंट होता है यानी कि परिणामी बल जो होता है
जिसे हम आर कहते हैं, वो निकलता है अंडर रूट सिग्मा एच का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। यानी जो 5 फोर्स है ना, इन पांचों फोर्सेस को हम करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, उनको एल्जेब्रिकली जोड़ेंगे, उसको हम सिग्मा एच कह रहे हैं। हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं, पूरे एक सवाल, एक पूरा वीडियो मैंने बनाया था इसके लिए। और इसी तरह से इन पांचों फोर्सेस के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं उनको भी जोड़ेंगे एल्जेब्रिकली, उसको सिग्मा वी नाम दिया है। और फिर उसके बाद सिग्मा एच का स्क्वायर करेंगे, सिग्मा वी का स्क्वायर करेंगे, रूट लेंगे, तो वो रिजल्टेंट आर आ जाएगा। अब हमारा जो प्रश्न है वो क्या है कि संगामी बलों की साम्यावस्था। मैंने क्या कहा था, जब कुछ बल एक बिंदु पर कार्य कर रहे हों, व्हेन फ्यू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, और वो इक्विलिब्रियम में हों, साम्यावस्था में हों, तो उनका रिजल्टेंट 0 होता है। तो साम्यावस्था में आर जो होता है वो 0 होता है। अब आर 0 कब होगा, जब ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि सिग्मा एच बराबर भी 0 एंड सिग्मा वी बराबर भी 0। ध्यान देना, अलग अलग 0 होना पड़ेगा, ऐसा नहीं या तो ये 0 हो जाए या वो या नहीं, दोनों को अलग अलग 0 होना पड़ेगा। सिग्मा एच यानी कि क्षैतिज बलों का बीज योग भी 0 होना चाहिए, और ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल फोर्सेस का एल्जेब्रिक भी 0 होना चाहिए। जब ये दोनों अलग अलग 0 होंगे तो 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर यानी कि 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर बराबर 0 प्लस 0 यानी कि 0 का रूट 0 आएगा। तो ये कंडीशन है, ध्यान देना। इसका मतलब अगर हम आपसे कहें कि संगामी बलों की साम्यावस्था की शर्तें क्या हैं, तो 2 शर्तें हैं। पहले तो सिग्मा एच बराबर 0 और दूसरी सिग्मा वी बराबर 0। ये 2 शर्तें हैं साम्यावस्था की। कब, जब फोर्स कैसे हो, संगामी यानी कि एक बिंदु से गुजरने वाले। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा आघूर्ण के बारे में। देखिए, आघूर्ण जो होता है इसे कहते हैं इंग्लिश में मोमेंट। देखिए, ये कोई फोर्स है P और ये कोई बिंदु है O। अगर मैं इस O बिंदु से इस फोर्स की जो दिशा है इस पर डाल दूँ परपेंडिकुलर, ये देखिए ये डाला मैंने परपेंडिकुलर, जिसकी दूरी है D, तो हम कहेंगे इस फोर्स का इस बिंदु O के अबाउट मोमेंट जो है वो P गुणा D, यानी कि जो फोर्स है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम कहेंगे बिंदु O के सापेक्ष, बिंदु O के सापेक्ष बल P का आघूर्ण बराबर P इंटू D, जहाँ D क्या है, D बराबर O से P की दिशा के लंबवत दूरी, यानी जो P की डायरेक्शन है ना, ये P की डायरेक्शन, इस पे हम O से डालेंगे परपेंडिकुलर, ये ध्यान देना है आपको। तो D बराबर O से P की दिशा के लंबवत दूरी, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, इसकी इकाई क्या होगी आघूर्ण की, व्हाट इज यूनिट। देखिए, फोर्स होता है न्यूटन में, दूरी होती है मीटर में, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। अच्छा, ये जो मोमेंट होता है, अगर हम किसी ऐसे पॉइंट के अबाउट मोमेंट लें, किसी फोर्स का ऐसे पॉइंट के अबाउट मोमेंट लें कि उस पॉइंट से वो फोर्स गुजरता हो। जैसे मान लीजिए मैंने अभी मोमेंट लिया P का, इस पॉइंट के अबाउट, दूरी D हो गई। अगर मैं ये पॉइंट O यहाँ इसके फोर्स के पास कर दूँ, दूरी कम हो जाएगी, मोमेंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि जब D कम होगा तो P इंटू D कम हो जाएगा। अगर मैं ये पॉइंट O और पास में ले लूँ तो दूरी और कम हो जाएगी, मोमेंट और कम हो जाएगा। और अगर मैं कह दूँ आपसे ये P जो फोर्स है ये O पॉइंट से गुजर रहा है, P इज पासिंग थ्रू O। अब मैं आपसे कहूँ कि O के सापेक्ष P का आघूर्ण कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 0, क्योंकि आप जिस बिंदु के
सापेक्ष आघूर्ण ले रहे हैं, जहाँ आप मोमेंट ले रहे हैं उसी पॉइंट से फोर्स पास हो रहा है। तो फोर्स तो है, पर उस फोर्स की डिस्टेंस नहीं है। जब तक डिस्टेंस नहीं होगी, जैसे डिस्टेंस है ना, जब तक कोई डिस्टेंस नहीं होगी परपेंडिकुलर, तब तक मोमेंट भी नहीं होगा। यहाँ हम कहेंगे पी का, जो पी फोर्स है ना, पी का ओ के सापेक्ष आघूर्ण बराबर 0। मोमेंट ऑफ पॉइंट पी, मोमेंट ऑफ फोर्स पी अबाउट पॉइंट ओ इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि पी फोर्स ओ पॉइंट से गुजर रहा है। ठीक है। अच्छा, ये जो मोमेंट होता है ना, ये दो तरीके होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखिएगा, अगर मैं कहूँ आपसे इस पॉइंट के राइट में कोई फोर्स नीचे लग रहा है, या लेफ्ट में कोई फोर्स ऊपर लग रहा है, या ऊपर कोई फोर्स राइट में लग रहा है, या नीचे कोई फोर्स लेफ्ट में लग रहा है, ये सारे इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज है। घड़ी की दिशा शब्द कोई, जैसे घड़ी चलते हैं ना, ये देखिएगा, ऊपर देखेंगे तो राइट में, नीचे देखेंगे तो लेफ्ट में, राइट में देखेंगे तो नीचे, लेफ्ट देखेंगे ऊपर, ये सब कहलाता है क्लॉकवाइज। यानी इस पॉइंट के अबाउट ये जो फोर्सेस लग रहे हैं, इनके मोमेंट कैसे बनेंगे? क्लॉकवाइज। तो ये मैं क्लॉकवाइज को हमेशा क्या करूँगा? CW, ध्यान देना, ये मेरा नोटिस है, CW यानी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज मोमेंट को हमेशा मैं कहूँगा माइनस, ध्यान रखना। जब कभी भी कोई क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, मैं उसको माइनस बोला करूँगा। एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। देखिएगा, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के राइट में कोई फोर्स ऊपर लग रहा है, लेफ्ट में नीचे लग रहा है। ऊपर देखे तो लेफ्ट में लग रहा है, नीचे देखे तो राइट में लग रहा है। ये देखिए, सब उल्टा हो रहा है। ये देख रहे हैं अभी, यूं 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 उल्टा घूम रहा है, नहीं बिल्कुल घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है। दिस इज ACW, एंटी क्लॉकवाइज। आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज, इसका भी एंटी क्लॉकवाइज, इसका भी एंटी क्लॉकवाइज, इसका भी एंटी, क्योंकि सारे ही जो फोर्स हैं इस पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है। इस मोमेंट को मैं आगे से प्लस कहा करूँगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे, मैंने मोमेंट की बात तो कर ली, अब मैं बात करूँगा असंगामी बलों की साम्यावस्था, यानी कि इक्विलिब्रियम ऑफ नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। ये जो साम्यावस्था मैंने बताई थी आपको थोड़ी देर पहले, ये वाली साम्यावस्था, ये संगामी बलों की थी, संगामी बलों की साम्यावस्था, संगामी बलों की साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। अब हम करेंगे असंगामी बलों की साम्यावस्था, यानी कि इक्विलिब्रियम ऑफ नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। यानी जैसे कोई फोर्स यहाँ लग रहा है, कोई फोर्स ऐसे लग रहा है, कोई फोर्स ऐसे लग रहा है, कोई फोर्स ऐसे लग रहा है, अलग अलग ये फोर्स जो हैं, इस बार आप जो देख रहे हैं, ये फोर्सेस एक पॉइंट से पास नहीं हो रहे हैं। देखिए, अगर मैं इसकी लाइन ऑफ एक्शन को, ये देखो यहाँ पे है, इसको आगे ले जाऊँ, इसको इधर ले जाऊँ, मतलब ये सारे फोर्सेस जिस लाइन पे एक्ट कर रहे हैं, वो सारे फोर्सेस एक पॉइंट से पास नहीं हो रहे हैं, यानी एक बिंदु से नहीं गुजर रहे हैं। और अगर ये साम्यावस्था में है, ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं साम्यावस्था की, अगर ये साम्यावस्था में है तो जो पहले वाली शर्त थी सिग्मा H0 सिग्मा V0, वो तो होगा ही होगा, क्योंकि परिणामी बल जो होगा, इनका रिजल्टेंट फोर्स वो 0 ही होगा। साथ ही साथ आघूर्णों का बीजीय योग भी 0 होगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट सारे जोड़ लें किस। अच्छा, इससे ये जो प्लेन है ना, जिस समतल में ये बल लग रहे हैं, इस समतल में कहीं पर भी बिंदु ले लें, जहाँ मर्जी आए, जहाँ मर्जी अगर आप बिंदु ले लें, एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ द फोर्सेस।
अगर उस पॉइंट पर हम निकालें मोमेंट्स, कुछ तो मोमेंट होंगे क्लॉकवाइज, कुछ मोमेंट होंगे एंटी क्लॉकवाइज, उनको जोड़ें। यानी क्लॉकवाइज को अगर मैंने प्लस किया दिया, एंटी क्लॉकवाइज को अपने क्लॉकवाइज को मैंने माइनस किया दिया, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस किया दिया, तो प्लस माइनस बराबर हो जाएंगे, ये ध्यान देना। ये होती है साम्यावस्था। यानी कि इसमें 3 कंडीशन लागू होती है, सिग्मा एच बराबर 0, सिग्मा वी बराबर 0 और सिग्मा एम बराबर भी 0 ही होता है। जब कभी बात आती है असंगामी बलों की साम्यावस्था, तो आपको 3 शर्तें पता होनी चाहिए, सिग्मा एच, सिग्मा वी और सिग्मा एम बराबर 0। यानी कि क्षैतिज बलों का बीजी योग 0, ऊर्ध्वाधर बलों का बीजी योग 0 और आघूर्णों का बीजी योग 0। क्षैतिज बलों का बीजी योग 0 का मतलब क्या, कि अगर कोई फोर्स से हॉरिजॉन्टली लग रहा है राइट हैंड में, तो उतना ही फोर्स लग रहा है लेफ्ट में, तभी तो 0 होगा। सिग्मा वी 0 मतलब जितना फोर्स लग रहा है अपवर्ड, यानी अपवर्ड जो फोर्सेज है ना उनकी जो सम और डाउनवर्ड फोर्स की सम बराबर है। इसी तरह से सिग्मा एम बराबर 0 का मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट सारे मिला लो और क्लॉकवाइज मोमेंट सारे मिला लो, आपस में बराबर हैं, ये मतलब होता है। अब कुछ सिंपल ध्यान देना, जब मैं सिग्मा एच की बात करता हूँ, सिग्मा एच की, तो इधर वाला फोर्स होगा ना ऐसे, इसको मैं प्लस कहा करूँगा, और ऐसे कोई फोर्स होगा इसको मैं माइनस कहा करूँगा। ये हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूँ। अगर वर्टिकल की बात करूँ, ऊपर कोई फोर्स होगा उसको मैं प्लस कहा करूँगा, और नीचे फोर्स लगता होगा उसको मैं माइनस कहा करूँगा। ये वर्टिकल की बात कर दी। अब मैं मोमेंट की बात कर रहा हूँ। कोई मोमेंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है ऐसा, उसको मैं प्लस कहा करूँगा, और क्लॉकवाइज मोमेंट है घड़ी की यूँ जैसे घड़ी घूमती है ऐसे, इसको मैं माइनस कहा करूँगा। ठीक है, तो ये मेरे सिंबल्स होंगे, ये मेरे नोटेशंस होंगे। सिग्मा एच ये अपने हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मोमेंट्स की बात करते हैं ना, उसके अंदर ये मेरे होंगे साइन कन्वेंशन। इस प्रकार से मैं चिन्ह दिया करूँगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स के, वर्टिकल फोर्स के और मोमेंट्स के। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है बीम्स की। देखिएगा, लिखा ना मैंने यहाँ पे, धरणों में आधार प्रतिक्रियाएँ, धरणों में यानी कि बीम्स में आधार प्रतिक्रिया। अब बीम क्या होती है? अरे भाई, अपन मकान हर एक के, अब देखते होंगे जब मकान बनता है, बिल्डिंग बनती है, तो बीम्स होती है। ये बीम का मतलब जिस पे भार लगते हैं। बीम कहाँ रखते हैं? बीम को कहाँ टिकाया जाता है? दीवारों पर, और बीम के ऊपर भार आता है। ये बीम है और ये नीचे सपोर्ट्स हैं जिस पे बीम टिकी होती है, और ये भार लगा हुआ है। भार देखिए कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे ये भार है ना, एक पॉइंट की तरह, इसे कहते हैं बिंदु भार यानी कि पॉइंट लोड। कुछ ऐसा भार भी हो सकता है कि जो बराबर बराबर फैला हुआ हो, इसे कहते हैं समवितरित भार, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और कुछ भार ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह का समपरिवर्ती भार, ये बराबर भार चेंज हो रहा है। जैसे इसको मैंने कह दिया कैपिटल डब्ल्यू, इसको मैंने कह दिया स्मॉल डब्ल्यू पर मीटर, और यहाँ देखिए 0 है और यहाँ स्मॉल डब्ल्यू हो गया। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये जिसको मैंने कहा है ये वाला भार, ये वाला, इसे कहते हैं पॉइंट लोड, बिंदु भार। ये जो है ना, ये वाला, इसे कहते हैं UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, सम वितरित भार, समान रूप से वितरित। और ये जो लोड आप देख रहे हो, ये वाला, इसे कहते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, सम परिवर्ती भार। इसमें भार यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, यहाँ 0 था यहाँ W हो गया, इस तरह से। अब ये जो भार है, ये वाला, ये तो जिस बिंदु पर लगता है वो एक ही पॉइंट है ना, तो मोमेंट लेना बहुत आसान है। ये भार इंटू दूरी, ये UDL है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मान लीजिए ये हमने कह दिया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है वाला, हमने कह दिया मान लीजिए ये 12 किलो न्यूटन पर मीटर लग रहा है, 12 किलो न्यूटन पर मीटर, और जो दूरी है इसकी मान लीजिए ये है 6 मीटर, 6 मीटर की दूरी में लग रहा है, पर मीटर 12, तो कुल वजन कितना हो जाएगा? व्हाट इज टोटल वेट, कुल भार कितना हो जाएगा?
1 मीटर पे अगर 12 लग रहा है, 6 मीटर पे कितना हो जाएगा, 12 गुणा 6 यानी कि 72 किलो न्यूटन। ये तरीका होता है। तो आपको पहले निकालना होगा ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है उसका टोटल वज़न कितना है, और उसके बाद आपको जो है वो निकालना होगा इसकी सीजी कहाँ पर है। तो देखिए ये जो 6 मीटर है ना, इसकी सीजी इसके सेंटर में होगी। तो अगर इस फोर्स का मोमेंट लेना पड़े ना, तो हम हमेशा मोमेंट हम ये मान के चलेंगे जो 72 किलो न्यूटन का जो भार है जो लग रहा है, वो इस की जो लंबाई है ना इसके मध्य में लग रहा है। जब कभी आघूर्ण लेंगे तो दूरी यहाँ से कितनी मानी जाएगी, 6 की आधी 2 और 6 की आधी 3। अब इसकी बात करते हैं। मान लीजिए ये इस तरह का है, मान लो ये 6 मीटर है और ये 0 है। ये मान लीजिए यहाँ आते आते हो गया ये मान लीजिए 4 किलो न्यूटन पर मीटर हो गया। ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। तो इसमें कुल भार कैसे निकालेंगे। ये देखो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, आधार इंटू ऊंचाई बटा 2। तो इसका जो कुल भार निकालने का तरीका है, कुल भार वो 1/2 इंटू आधार कितना है 6, ऊंचाई कितनी है 4, तो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, कुल भार आ जाएगा 12 किलो न्यूटन। वैसे भी देखिएगा इसकी इकाई क्या आ रही है, मीटर, इसकी इकाई क्या आ रही है, किलो न्यूटन प्रति मीटर। मीटर मीटर कट जाएगा, आपका आंसर किलो न्यूटन में आ जाएगा। ये आ गया 12 किलो न्यूटन। जब कभी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की जगह पर ये त्रिभुजाकार भार हो तो उसको ऐसे निकाला जाएगा। अब इसकी सीजी कहाँ होगी, देखिए यूनियल की सीजी तो सेंटर में होती है, इसकी कहाँ होगी, ट्राइंगल की सीजी कहाँ होती है, आधार से 1/3 पर। तो अगर ये आधार है तो यहाँ से 6 का 1/3 कितना होता है 2, तो इसकी सीजी यहाँ कहीं होगी, यहाँ पे ये दूरी कितनी हो जाएगी 2 मीटर। किसी भी त्रिभुज की सीजी जो होती है ट्राइंगल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो ट्राइंगल के बेस से 1/3 होती है। अगर ये बेस मानूँ तो ये हाइट हो गई, हाइट का 1/3 कितना है, 6 का 1/3 कितना होता है 2, तो 2 हो गया। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखेंगे तो आसानी होगी। इसके अलावा कुछ बातें और समझानी पड़ेगी आपको, डिटेल में एक अलग वीडियो बनाऊंगा उसके लिए मैं, कि भाई ये जो इतना मैंने आपको भार के बारे में बताया। अब बात करते हैं सपोर्ट के बारे में। तो सपोर्ट जो होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं। पहला तो होता है हिंज्ड, मैं डिटेल में बात करूंगा, इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। दूसरा होता है रोलर, तीसरा होता है फिक्स्ड। ये 3 तरह के सपोर्ट होते हैं। इसे कहते हैं हिंदी में कीलित आलम्ब, कीलित आलम्ब। या इसको कई बार कब्जेदार भी कहते हैं, कीलित आलम्ब या कब्जेदार आलम्ब, हिंज्ड सपोर्ट। इसे कहते हैं रोलर, इसको कहते हैं इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं इसको बेलनाकार आलम्ब, बेलनाकार आलम्ब। और इसे कहते हैं आबद्ध आलम्ब, आबद्ध आलम्ब। अभी इस वीडियो में मैं कुछ सामान्य बातें बताता हूँ, वो ध्यान रखेंगे तो सवाल हो जाएगा। जैसे मान लीजिएगा ये कोई बीम है, इसका ये जो सिरा है ये कैसा है, हिंज्ड। देखिए हिंज को ऐसे दिखाते हैं, हिंज सपोर्ट को। और ये जो है ये है रोलर, रोलर को तो ऐसे गोले दिखा दो इस तरह, है ना, रोलर सपोर्ट ऐसे दिखाते हैं, नीचे छोटे छोटे गोले बना देते हैं। ये बीम है, गर्डर है जिस पे भार आता है ऊपर से। अब मान लीजिए इसमें ये ऐसा कोई तिरछा भार लग गया और ये वर्टिकल है और ये भी वर्टिकल है। अब रोलर सपोर्ट की इसकी क्या खासियत होती है कि ये सपोर्ट केवल वो वजन सहन कर सकता है जो इसकी जिस सरफेस पर टिके है ना उसके परपेंडिकुलर। जैसे कोई एक बच्चों की खिलौना गाड़ी है, उसका धक्का दोगे तो चल पड़ेगी, जो नीचे इसके पहिए लगे हुए हैं। तो जितने फुट ऊपर से आएंगे उनको सहन करने के लिए इसकी जो प्रतिक्रिया होगी, जो रिएक्शन होगी, वो जिस सतह पर टिके हुए रोलर इसके साथ हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ये ध्यान रखना बस, ये हमेशा राइट एंगल पे होगी। यानी ये जो सपोर्ट है ये केवल और केवल एक तरह की प्रतिक्रिया दे सकता है। कैसा,
जिस जगह टिका हुआ है उसके परपेंडिकुलर। लेकिन आप सोचिएगा, ये जो तिरछा फोर्स लग रहा है, तो तिरछा फोर्स लगेगा तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी होगी, तो वो रिएक्शन ये नहीं ले सकता। जैसे ये इधर भार लग रहा है ये वाला, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इधर, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ एक प्रतिक्रिया हो जाएगी, जिसे मैं कहूँगा RAH, यानी कि RA का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक होगी RA का वर्टिकल कंपोनेंट। ये है RA का वर्टिकल कंपोनेंट। और ये RA का वर्टिकल कंपोनेंट और ये जो RB कह सकते हैं, ये दोनों मिलकर ऊपर की ओर लग रहे हैं ना, ये कुल मिला के जितने वर्टिकल फोर्स होंगे उनको बैलेंस करेंगे। और ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है इधर, उसको बैलेंस करेगा ये। तो क्या ध्यान देने की आप बात आपके लिए है आज इस वीडियो में, कि जो हिंज्ड है, कीली तालम है, उस पर जो रिएक्शन है वो हॉरिजॉन्टल भी पॉसिबल है, वर्टिकल भी तो पॉसिबल है। और रोलर सपोर्ट जो है उस पर एक ही रिएक्शन पॉसिबल है, जिस सतह पे टिके हुए हैं उसके परपेंडिकुलर। अच्छा, मान लीजिए रोलर ऐसे होता, एक सवाल ऐसा मिलेगा आपको किताब में जो इस प्रकार के, ये रोलर सपोर्ट है इस तरह का, ये कोई बीम है और इस प्रकार को इस पर भार वगैरह लगे हुए हैं बीम के ऊपर। अब चूंकि ये जो रोलर लगे हुए हैं इस सतह पे लगे हुए हैं, इस सरफेस पर, तो जो रिएक्शन होगी ना, यहाँ तो मैंने कहा वर्टिकल होगी। क्यों? क्योंकि सरफेस हॉरिजॉन्टल थी, पर यहाँ सरफेस खुद तिरछी है, तो इस बार रिएक्शन ये होगी, ध्यान रखना, ये 90 डिग्री होगा। बस यही खास बात आपको ध्यान रखनी है। जिस सरफेस पर रोलर टिके होते हैं, रिएक्शन हमेशा उसके साथ में परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अब देखिएगा, मैं आज इस वीडियो में 2 क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। मैंने पहले से सॉल्व कर रखे हैं, तो आपको समझाने में बहुत कम समय लगेगा, समझ लेते हैं इसको। ये देखिएगा, जो एक तो ये वाला क्वेश्चन किया मैंने इसमें, हाँ, ये सवाल देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, पेज 68 पर। 1.5 किलो न्यूटन भार और 2.5 मीटर लंबाई की एक बीम का मतलब धरन, बाएं सिरे ए पर कीलित है। ये जो बाएं सिरा ए है ना, इस पर एक कीलित है, यानी हिंज्ड है, तथा ए से 2 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु सी पर, ए से 2 मीटर दूर स्थित बिंदु सी पर, ये सी पॉइंट ए से 2 मीटर दूर है, पर आलंबित है, यानी सपोर्टेड है, सपोर्ट लग गया। यदि मुक्त सिरा, यानी कि जो फ्री हैंड ये वाला मुक्त सिरे बी पर 5 किलो न्यूटन का एक बल क्षैतिज से 60 डिग्री कोण पर लग रहा है, ये हॉरिजॉन्टल है ना, इससे ये 60 डिग्री एंगल पर लग रहा है, 60 डिग्री 5 किलो पर लग रहा है, तो प्रतिक्रियाओं का मान और दिशाएं ज्ञात करो। तो जो रिएक्शन है उसकी वैल्यू पता करो और डायरेक्शन पता करो। आपको ये कह रखा है, ये जो सपोर्ट है ए, ये हिंज्ड है, और इस सपोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहा, मतलब इसको कैसा मानना चाहिए, रोलर, सामान्य सपोर्ट। देखा ना यहाँ पे, तथा ए से 2 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु सी पर आलंबित है, यानी कि सपोर्टेड है, सिंपल सपोर्ट पर। रोलर सपोर्ट को सिंपल सपोर्ट भी कहते हैं। तो हमें क्या करना है, ए और सी पर रिएक्शन पता करनी है, प्रतिक्रिया पता करनी है। तो मैंने पहला तो क्या किया, इस फिगर को थोड़ा सिंपल कर दिया। देखो, इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कैसे हो जाएगा, 5 cos 60, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ वीडियो के अंदर। ये 5 लग रहा है ना इधर, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो जाएगा, ये वाला वर्टिकल ये हो जाएगा 5 sin 60, ये हो जाएगा 5 cos 60। देखिए लिख दिया मैंने यहाँ पे 5 cos 60, ये हो गया 5 sin 60। इस रिएक्शन को मैंने जो सी पे लग रही है R2 नाम दे दिया, और जो ए पर रिएक्शन है ना, यहाँ 2 होगी, ध्यान देना। 2 क्यों होगी, ये है कीलित, यानी कि हिंज्ड। तो यहाँ पे रिएक्शन, क्योंकि फोर्स आपका लग रहा तिरछा फोर्स जब लगता है, इसके 2 कंपोनेंट हो गए, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसको कौन संभालेगा, इसको ये सपोर्ट संभालेगा, हिंज्ड। कितना, इतना ही जितना कि फोर्स लग रहा है, तभी तो बैलेंस होगा मामला। तो ये जो जैसे इधर फोर्स लग रहा है ना इस साइड में,
तो रिएक्शन इसकी इधर होगी। हमें ध्यान देना, प्रतिक्रिया जो होती है रिएक्शन हमेशा फोर्स के अपोजिट होती है। इधर फोर्स लगा, इधर रिएक्शन हो गई। इसको मैंने नाम क्या दिया, R1 ब्रैकेट में लिखा मैंने आगे, R1 को ब्रैकेट में करके H लिखा, यानी कि R1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन R1, और वर्टिकल रिएक्शन मैंने ऊपर बता दिया R1 का। तो अगर जब ये दोनों निकालेंगे, R1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, R1 का वर्टिकल कंपोनेंट, तब इनका जो होगा रिजल्टेंट वो होगा R1। यानी कि अगर मैं R1H निकालूँ, R1V निकालूँ, जब इनको स्क्वायर करके जोड़ूंगा, R1H का स्क्वायर प्लस R1V का स्क्वायर, फिर रूट लूँगा, वो बनेगा R1। इसको हम करेंगे अभी। क्योंकि ये सारे बल जो हैं आप जो देख रहे हैं ना, ये एक बिंदु से नहीं गुजर रहा है, एक पॉइंट से पास नहीं हो रहे हैं, ये नॉन कॉन्करेंट है। तो नॉन कॉन्करेंट के अंदर तीन बातें होती हैं, सिग्मा H बराबर 0, सिग्मा V बराबर 0, सिग्मा M बराबर 0। तो पहले मैंने सिग्मा H बराबर 0 किया है। तो देखिए H बराबर 0 किया, तो मैंने आपको भी बताया था कि इधर कोई फोर्स लग रहा होगा इस साइड में, उसको प्लस कहूँगा, इधर जो होगा माइनस कहूँगा। तो ये लग रहा है इधर, तो R1H, ये लग रहा है इधर, तो 5 cos 60 माइनस में। जब सिग्मा H की बात करते हैं ना, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लेंगे बस, वर्टिकल नहीं लेंगे, बराबर 0। तो R1H माइनस cos 60 जो 0.5 होता है, तो 5 × 0.5 करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। तो R1H बराबर 2.5 आ गया। इसको नंबर 1 इक्वेशन कह दिया। अब सिग्मा V करेंगे 0। मैंने आपको बताया था ऊपर को प्लस नीचे को माइनस। तो देखिए ये R1 वर्टिकल ऊपर जा रहा है, R2 ऊपर जा रहा है, तो R1 वर्टिकल प्लस R2, बाकी सब नीचे आ रहे हैं, डेट भी नीचे आ रहा है, और वो 5 sin 60 भी, ये 5 sin 60 भी नीचे आ रहा है। तो माइनस डेढ़ 1.5 माइनस 5 sin 60 बराबर 0। तो sin 60 की वैल्यू रखेंगे, इंटू 5 करेंगे, 1 से बदल ले जाएंगे ना। तो ये R1 का वर्टिकल कंपोनेंट प्लस R2 बराबर 5.83 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इतना हो जाएगा ये। अब देखिएगा आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब मैं करूँगा, मैंने तीसरी बात बताई थी, पहले क्या बताया था, सिग्मा H बराबर 0, फिर क्या बताया था, सिग्मा V बराबर 0। अब क्या करेंगे, सिग्मा M बराबर 0। अच्छा एक बात आपको बहुत ध्यान से देखनी है कि सिग्मा M बराबर जब 0 करते हैं ना, यानी हमें आघूर्णों का बीजयोग 0 करना है, तो आघूर्ण कहीं लेना पड़ेगा। आघूर्ण हमेशा लीजिए वहाँ पर जो हिंज्ड एंड है, जो सपोर्ट क्लीट है, हिंज्ड है, वहाँ आघूर्ण लेंगे तो अच्छा रहता है। कारण क्या, चाहे रिएक्शन हॉरिजॉन्टल हो चाहे रिएक्शन वर्टिकल हो, गुजरेगी उसी पॉइंट से और उनका मोमेंट 0 हो जाएगा, तो समस्या नहीं आएगी। अब देखिए मैं ए पॉइंट पे मोमेंट ले रहा हूँ, ए पॉइंट पर, तो जो भी ए से गुजरेगा फोर्स उसका मोमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस 0 है। ये बात आपको इसी वीडियो में बता चुका हूँ आपको मैं। तो RH ए से गुजर रहा है, RAV, R1H, R1V दोनों ए से गुजर रहे हैं, दोनों के मोमेंट 0 हो जाएंगे। इवन वो जो 5 cos 60 है, ये वाला हॉरिजॉन्टली वाला, ये भी देखिए ए से गुजर रहा है, इसका भी मोमेंट 0 हो जाएगा। तो कितने बचे, अब 1 2 3, बस 3 बचे। अब ए के अबाउट, या ये है ना ए के अबाउट, इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, ये वो R2 कैसा मूवमेंट जा रहा है, देखो R2 जो है ए के राइट हैंड में और ऊपर है। मैंने कहा था राइट में ऊपर क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा। और ये मोमेंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज। मैंने क्लॉकवाइज को माइनस कहा था और एंटी क्लॉकवाइज को प्लस कहा था। तो प्लस कितना हो जाएगा, R2 × 2 दे रखा दूरी 2, और माइनस कितने हो जाएंगे, माइनस का 1.5 × 1.25, और माइनस का 5 sin 60 × 1.25। ये मैंने यहाँ कर दिया, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। R2 × 2, R2 ये रिएक्शन R2, दूरी इसकी 2 है, मोमेंट का ले रहा हूँ ए पर, माइनस क्यों किया कि मोमेंट क्लॉकवाइज है, 1.5 × 1.25, फिर माइनस 5 sin 60 इंटू पूरी दूरी कितनी है ये, 1.25 2.5 हो गई, बराबर 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो कोई ख़ास बात नहीं है, इसकी वैल्यू R2 की आ जाएगी 6.35 किलो न्यूटन। अब ये जो R2 की वैल्यू है ना, हम रखेंगे 2 के अंदर, देखिए ये वाला फॉर्म 2, ये इक्वेशन। तो R1 वर्टिकल प्लस R2 बराबर 5.83 है। तो देखिए 2 से R1 वर्टिकल प्लस 6.35 इक्वल टू 5.83। इससे क्या होगा कि R1 का वर्टिकल जो आ रहा माइनस में आ गया, देखिए
6.35 जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस में आ गया ये। अब R1 वर्टिकल हमने कैसा माना था, ऊपर आ गया आंसर माइनस। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी एक्चुअली जो डायरेक्शन ऊपर नहीं है, नीचे है। देखिए हमने जो दिशा मानी है, अगर वो सही मानी होती तो आंसर प्लस में आता, पर चूंकि आंसर माइनस में आया इसलिए हमारी दिशा मानी हुई। इसका मतलब ये नहीं कि हमने कोई सवाल गलत कर दिया, कोई गलत नहीं किया है, बस केवल ये डायरेक्शन ऊपर नहीं लेके इसको हम नीचे ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे बस। हम ऐसे माने थे ना, अब इसको ऐसे लिख लेंगे, जैसे मैंने फिगर बना लिया है, ध्यान से देखिए आप। अब मैंने वापस से एक फिगर बनाया, अब देखिए ध्यान से, मैंने वापस फिगर बनाया। ए पर मैंने एक रिएक्शन बताई है 2.5, ये क्या थी, R1 का ओरिजिनल कंपोनेंट, वो इधर थी ना, देखिए ये रही इधर R1H, ये मैंने इधर दिखा दी यहाँ पे ए पर। और ये R1V मैंने नीचे दिखाया, क्यों, माना तो मैंने था ऊपर, लेकिन आंसर आया नेगेटिव में, तो इसको मैं नीचे दिखा दिया। अब देखो ये 2.5 है, ये 0.52 है, तो इसको मैंने अप्रोक्सीमेटली स्केल के हिसाब से किया, 2.5, इसको करीब 0.5 मान लो, तो इसका ये लगभग 5 गुना है। तो इस लंबाई, ये लाइन की लंबाई मैंने थोड़ी बड़ी रखी है, उसका 5 वैसा मैंने रखी है। ये तो इधर हो गया, ये नीचे हो गया। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा R1H और R1V का, वो R1 बनेगा। तो देखिएगा R1 क्या बन गया, R1H का स्क्वायर प्लस R1V का स्क्वायर। तो R1H ये रहा 0.52, ये 2.5, तो आंसर आ गया 2.5535 किलो न्यूटन, आंसर आ गया R1। यानी कि जो रिएक्शन R1 हो गई ना, वो 2.5535 आ गई किलो न्यूटन। अब एंगल निकालना पड़ता है, ये दिशा किधर होगी इसकी। तो अगर मैं कहूँ आपसे एंगल थीटा है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार, यानी कि tan थीटा आप जानते हैं ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये कितना है परपेंडिकुलर, 0.52, बेस कितना है 2.5, तो tan थीटा इक्वल टू 0.52 बटा 2.5, ये अब देखेंगे तो 0.208 आएगा। और थीटा कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स 0.208 करेंगे। और जब आप दबाएंगे ना, देखिए मैं बताता हूँ आपको, देखिए ध्यान से, शिफ्ट दबाया, tan दबाया, आगे tan इनवर्स कितना रहा था, ये 0.208, और दबा दिया हमने इजिकल टू, तो देखिए एंगल आ गया, कितना आ गया 11.7499, ये देखो 11.7498 डिग्री आ गया। अब इसको बदल देंगे डिग्री मिनट सेकंड में, तो कुछ नहीं करना इसको ज़्यादा, ये देखो एक कैलकुलेटर में आपके बटन हुआ है डिग्री मिनट से, इसको दबा देंगे, इसको दबा देंगे, तो कितना आ गया 11 डिग्री 44 मिनट और 59.9। वह आप किताब में आंसर दे रखा है 11 डिग्री 44 मिनट, लेकिन ये 59.9 जो सेकंड है वो लगभग 60 ही हो गए, और 60 सेकंड का आप जानते हैं 1 मिनट होता है, यानी मैं इसको 45 कर दूंगा, यानी 11 डिग्री 45 मिनट इसका हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और एक मैं क्वेश्चन और कर रहा हूँ इसका, देखिएगा मैंने किया है इसका एक क्वेश्चन और। एक 5 मीटर लंबी क्षैतिज धरन का भार 1 किलो न्यूटन है और वह दोनों सिरों पर 2 आलम्बों पर टिकी हुई है। द वेट ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बीम इज 1 किलो न्यूटन एंड इट इज सपोर्टेड ऑन 2 सपोर्ट्स दो एट द एंड्स। यदि एक सिरे से 1, 2 और 3 मीटर की दूरी पर 3 उदग्र मतलब वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, उदग्र मतलब होता है वर्टिकल, भार क्रमशः 2, 3, 5 किलो न्यूटन के लटक रहे हैं, तो आलम्बों की प्रतिक्रिया याद कीजिए। फाइंड द रिएक्शन ऑफ द सपोर्ट्स। देखिए एक बीम है ए बी, इसका वजन दे रखा है 1 किलो न्यूटन। देखिए किसी भी बीम का वजन मानते हैं उसके सेंटर पर, तो अगर ये 5 मीटर लंबी बीम है तो 5 का सेंटर कहाँ आएगा, जी पर। कितनी दूरी कितनी होगी, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। तो ये 1 किलो न्यूटन को, एक्चुअली ये 1 किलो न्यूटन कोई फोर्स नहीं है, ना कोई एक्चुअल फोर्स लटक रहा है, ये बीम का खुद का वजन है, उसको हम यहाँ शो कर रहे हैं। लेकिन ये जो 2, 3 और 5 किलो न्यूटन है, ये एक्चुअल में फोर्स है जो कि लटक रहे हैं, हैंगिंग कहाँ पे, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। कहाँ से, एक सिरे से, यानी कि ए से 1 मीटर पर 2 किलो न्यूटन, 2 मीटर पर 3 किलो न्यूटन, 3 मीटर पर 5 किलो न्यूटन। ये 1 मीटर, ये देखो ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, 2, 3 और 5। और ये जो लटक रहा है, ये जो खुद का जो सेल्फ वेट है ना, खुद का वजन इस बीम का, ये लटक नहीं रहा, लेकिन वजन को शो करना पड़ेगा। ये मिड पॉइंट जी पर,
जी को हम कहते हैं एक्चुअली सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो जी से कहा जाता है नॉर्मली इसको। हमको पता करना है कि रिएक्शन कितनी होगी, R1 कितनी होगी, R2 कितनी होगी। बहुत सिंपल है। देखिए हम सिग्मा भी इसमें, देखिए सिग्मा एच जीरो, इसमें सिग्मा एच बराबर जीरो नहीं आएगा कभी भी। देखिए सिग्मा एच बराबर जीरो तभी आएगा जब कोई तिरछा बल लग रहा हो, इंक्लाइंड। जब इंक्लाइंड फोर्स है ही नहीं या हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं, तो सिग्मा एच कहाँ से आएगा? है ही नहीं तो कहाँ से आएगा? नहीं आएगा ना। तो इसमें सिग्मा भी आएगा और सिग्मा एम आएगा। सिग्मा भी जीरो करते हैं तो R1 ऊपर है, R2 ऊपर है, तो दोनों प्लस के हो गए और हमने कर दिया बराबर। देखिए हम ऐसे भी कर सकते थे इसको, R1 प्लस R2 -2 -3 -1 -5 बराबर 0। ऊपर वाले प्लस नीचे वाले, और जब उसको उधर ले जाएंगे तो ये सब उधर चले तो प्लस हो गए, 11 हो गया ये। 5 1 6 3 9 2 11। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा मोमेंट लेंगे अबाउट ए बराबर 0। अब जब ए पे मोमेंट लेंगे ना, ए पे मोमेंट ध्यान से देखिएगा, तो R1 तो ए से गुजर रहा है। जो फोर्स किसी पॉइंट से गुजरे जिसके अबाउट मोमेंट ले रहा है उसका कोई मोमेंट नहीं बनता है। तो अब ये 1 2 3 4 5, ये R2 का मोमेंट कैसे बन रहा है? एंटी क्लॉक। देखिए R2 ऊपर लग रहा है और इस पॉइंट की जहाँ मोमेंट ले रहे हैं इस पॉइंट के राइट में ऊपर है, तो कैसा हुआ ये? एंटी क्लॉक वाइज। और ये सारे मोमेंट कैसे हुए? क्लॉक वाइज। ये भी क्लॉक वाइज, ये भी क्लॉक वाइज, ये भी क्लॉक वाइज, ये भी क्लॉक वाइज। 3 फोर्स और 1 वेट। तो देखिएगा R2 इंटू 5, R2 इंटू 5 एंटी क्लॉक वाइज प्लस कह दिया, -2 इंटू 1 -3 इंटू 2 -1 इंटू 2.5 -5 इंटू 3। सॉल्व किया तो 5 R2 का मान आ गया 25.5, इससे R2 आ गया 5.1। और R2 की वैल्यू इसमें रख देंगे ना, R1 प्लस R2 बराबर 11 में, तो आपको R1 मिल जाएगा 5.9 किलो न्यूटन। आंसर क्या आ गया? 5.9 और 5.1। इसमें शायद एक आंसर किताब में गलत दे रखा है, कोई बात नहीं, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है प्रिंटिंग में। तो मेरे ख्याल से ये 5.9 की जगह 3.9 दे रखा है, देख लेना जो भी हो, ये आंसर रहेंगे। क्योंकि ये दोनों मिलेंगे ना, 5.9 और 5.1, तब से 11 बनेंगे। और 11 तो लग ही रहा है। अब देखिए आप 2 और 3 5 और 1 6 और 5 11 लग रहा है। जब 11 लग रहा है तो फिर 11 होना चाहिए। इस तरह से आपको मैंने आज दोनों सवाल पूरे करा दिए। मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।